मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब जमीन दे दो हमको, ये दे दो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? जब मैंने नहीं करा तो मुझको धमकाया गया कि सब हम फंसा देंगे आपको। अपराधियों को, भूमाफियाओं को, क्रिमिनल्स को, और जो रिश्वत उनको रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और आतंकवादियों को जमानत मिलती है। ये तहसीलदार मेरे पे दबाव बना रहे थे। इन्होंने मेरे खिलाफ 250 की कार्रवाई का आवेदन। ये लड़ाई लड़ते लड़ते फिर वो हमको 10 साल हो गए। कलेक्टर, एसडीएम सब भूमाफियाओं से मिले हुए थे, उन्होंने कोई हमको सहयोग नहीं करा। कोर्ट मुझको 35 साल में राहत नहीं दे रही है। मैं हार चुकी थी कि मैं कहाँ तक चक्कर, इस 70 साल की उम्र में अभी तो भोपाल चक्कर लगा रही थी, अब मैं जबलपुर के चक्कर लगाना शुरू करूंगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हमने एक खबर आपको दिखाई है एक ऐसी बहादुर महिला की जो अपने हक की लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रही है। करीब 3.5 दशक का समय हो चुका है, लेकिन जो न्याय उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा, और उन्हें भी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, भ्रष्ट तंत्र है, उससे आगे जाकर ऐसा एक कदम उठाया है जिसके कारण वो बेहद बेहद सुर्खियों में है। और वे कह रही है कि उन्होंने ये जानबूझकर कदम उठाया और उनकी मंशा पूरे मामले को एक बार फिर कोर्ट तक ले जाने की है, और जो भ्रष्ट तंत्र है उसके चेहरे को वो उजागर करना चाहती हैं, और वो बताना चाहती हैं कि न्याय के बाद भी किस तरह की दिक्कतें आती हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कैसे उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, कैसे उसमें व्यवधान किए जाते हैं, और जो हमारी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, अफसरान हैं, वो किस हद तक कहां तक चले जाते हैं। और मामला मैंने दिखाया था। सबसे पहले मैं जोड़ूंगा उनको, जोड़ने के बाद मैं बताता हूं पूरा का पूरा मामला। हमसे जुड़ गई हैं। आपका नाम है उपासना जौहरी, उम्र है 70 वर्ष, और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक बेहद अप्रत्याशित कदम उन्हें उठाना पड़ा था जो मशीनरी से लड़ने के लिए, और एक अधिकारी पर उन्होंने स्याही फेंकी, और स्याही फेंकने के बाद वो सुर्खियों में आई। मैं सीधे उपासना जौहरी जी से बात करूं उसके पहले एक बात और भी दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि उपासना जौहरी जी के ससुर साहब डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, और ये जो पूरा मसला है, मामला है, उनकी एक अपनी जमीन का है, भोपाल में जमीन है, और उस जमीन की लड़ाई वो बीते लंबे वक्त से, लगभग 3.5 दशक से लड़ रही हैं। हम सीधे उपासना जी से ही बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, माजरा क्या है। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। क्या मसला है, क्या मामला है, और क्यों आपको ये अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा? आपने स्याही फेंकी, आप सुर्खियों में हैं, और न्याय की लड़ाई आखिर है क्या, हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमारे ससुर जी जो डीजे थे, श्री भगवान सहाय जी जौहरी, उन्होंने मेरे पति अविनाश जौहरी सहाय के नाम पे एक जमीन खरीदी थी नारायण खेड़ा में, जिसका खसरा क्रमांक था 67/1/1, 78 डेसिमल जमीन थी। वो चल रहा था, 55 में जमीन खरीदी हुई थी वो, और 88 तक वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ था, घास उगती थी, बेच देते थे, बाउंड्री वॉल थी, उसमें सब कुछ था। 88 में जो भूमाफियाओं ने, जो मुन्ना ईरानी है, असलम शेर हैं, और लोगों ने, इन्होंने जो था उस पर कब्जे की, उस समय भूमाफिया सक्रिय हो चुके थे और राजनीति भी ऐसी थी। तो भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू करा। हमको जब सूचना आई तो मेरे पति ने जाके वहाँ पर, क्योंकि हम लोग जुडिशियली से और हमको न्याय से ही वो है, हम उनसे मारा पीटी तो करेंगे नहीं। तो मेरे पति ने जाके वहाँ स्टे लिया कि साहब ये जमीन पे हमारे कब्जा करें। पहले पुलिस को सूचना दी, उस समय मिस्टर डेविड थे वहाँ पर, एसपी। तो वो चूंकि सब उनको पूरा उस समय के प्रशासन अधिकारी का, पुलिस का वो था, और जो भूमाफिया थे उनको इसका राजस्व विभाग का संरक्षण था। पटवारी लोग मिले हुए थे, पट्टीराम पटवारी थे उस समय। ये पूरा कागजों में हेर फेर करके इन्होंने, हमने स्टे लिया फिर उसके लिए जमीन पे। मेरे पति ने फोटो खिंचवाया खाली जमीन पे, लेकिन चूंकि भूमाफिया और राजस्व विभाग और ये उस समय का पुलिस प्रशासन, वो उनको संरक्षण मिला हुआ था, उनको राजनीतिक संरक्षण भी था उनके ऊपर, तो वो उस पर कब्जा करते रहे। उसके बाद 92 में हमने जब केस हुआ हमारा, तो उस पर हमको 92 में हम जीत गए केस को, और 95 में हमको, तब तक वो लोग बराबर वहाँ निर्माण करते रहे, क्योंकि नगर निगम भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 95 में हमको डिक्री मिली कि कोर्ट ने आदेश दिया, निचली अदालत, भोपाल अदालत ने, कि अवैध कब्जे को हटाकर भूमि को खाली कर, और उस भूमि को भूमि स्वामी को सौंपा जाए, मतलब हमारे पति को सौंपा जाए। लेकिन चूंकि उस समय के कलेक्टर, एसडीएम सब भूमाफियाओं से मिले हुए थे, उन्होंने कोई हमको सहयोग नहीं करा।
ये लड़ाई लड़ते लड़ते फिर वो हमको 10 साल हो गए ये कोर्ट भोपाल में। उसके बाद वो जो थे फर्जी कागज लेके, खसरा हमारा हैगा 67/1/1, एक उसमें से एजाज अहमद थे, वो खसरा क्रमांक 1/2, 67/1/2 उसको लेकर उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। और उस बीच हमको कम से कम 7-8 इजरा हुआ था हमारा, हमको आदेश हुए थे कोर्ट के, लेकिन उस समय के कलेक्टर और प्रशासन हमको मदद नहीं कर रहा था और पुलिस हमको बराबर जा रही थी, नगर निगम भी मदद कर रही थी, लेकिन ये राजस्व विभाग की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने जो है हमारा खसरा बदल के, काफी बदल के, और वो वहां से जबलपुर से स्टे लेकर आए एजाज अहमद। और जज साहब ने ये नहीं देखा कि जो हमारा खसरा है 67/1/1 है, वो 67/1/2 पे उन्होंने उसको स्टे दे दिया। अब रिकॉर्ड चेक करते तो उसी समय हमको न्याय मिल जाता कि भाई खसरा ही गलत बदल दिया इन्होंने। वकील और जब सब मिले हुए थे या क्या उनका था। उसके बाद जो था हमारा प्रकरण चलता रहा, डेट पे डेट मिलती रही बहुत। एक बार कोर्ट में जाता है तो लंबे समय तक, भाई हम लोग तो इतने सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े वकील करके हम रात को कोर्ट खुलवा सकें, तो हम तो दिन में भी कोर्ट नहीं कर पा रहे थे और सालों हम कोर्ट में इंतजार करते हैं अब हमारी डेट मिलेगी, डेट मिलेगी। और हमको फिर वापस जब हमको डेट मिली उसकी, तो एजाज अहमद की डेथ हो चुकी थी। अब हम जब मृत्यु के बाद हमारा केस हमारे फेवर में आया है, तो उनके बच्चों ने सेकंड अपील लगा दी कि साहब हमको मालूम नहीं था। सेकंड अपील जो हुई, अब वो फिर दूसरे उसमें चली गई। फिर हम लड़े, उसके बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई 18 में। अब ये केस हम लड़ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं 17 तक। फिर हमको यहाँ से भोपाल से, क्योंकि बीच में स्टे खत्म हुआ था, 17 में हमको वापस ऑर्डर हुए, 16 में आदेश हुए तोड़ने के, लेकिन वही हाल कि हमको जो है कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी हमको सहयोग नहीं कर रहे थे। और हमारी जमीन का सीमांकन पहले ही हो चुका था, लेकिन उसको वो नहीं मान रहे थे। ये करते करते मेरे पति की डेथ के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के उनको लिखा, अपने राष्ट्रपति को लिखा, लेकिन हमको कहीं से मदद नहीं मिली। सिर्फ प्रधानमंत्री के वहां से मुझको 2 दिन के अंदर मेरा जवाब आया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को लिखा कि मेरे को मदद कर दी जाए, मेरी जमीन से भूमाफियाओं को हटाया जाए। ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये 20 की बात है और उसका लेटर मेरे पास में है उनके प्रधानमंत्री कार्यालय का। 20 से जो था चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में उस कागज को दबा दिया गया, क्योंकि वहां भी वही राजस्व विभाग था। फिर जब मैंने 22 में इसको फिर मैं जगी, मैं कहा ये मेरा लेटर गया कहाँ पर। तब मैं खुद वहाँ उसमें पहुंची चीफ सेक्रेटरी के उसमें। मेरे को बड़ी मुश्किल से 22 में मुझको जाने दिया गया है, कोरोना के बाद में। फिर मैंने वहां से लेटर निकलवाया, उसको लेटर को दबा हुआ था हमारा लेटर। उसको लेटर को मैं लेके बामरा साहब के पास आई। तो जो बामरा साहब थे उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से वो करा और 4 दिन में मेरे को मेरी जमीन का जो सीमांकन करने के आदेश दिए। ये बामरा कौन थे? कौन थे ये बामरा? क्या? अच्छा, कि वो बाबरा होंगे? बाबरा गुलशन बाबरा, वो आईएएस अफसर है, मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर रहे हैं वो जी। मेरे को इतने अच्छे अफसर कभी नहीं मिले और मैं उनको दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। और एक ईमानदार जो होते हैं वो ईमानदार इंसान। उन्होंने मेरे को वहीं कुर्सी पे बिठा के रखा अपने पास में, वहीं से फोन करके मेरा पूरे कागज करे। लेकिन इस बीच में क्या कर चुके थे ये लोग, मेरी जमीन को जो था उसमें डाल चुके थे, क्योंकि कंप्यूटर का युग आ चुका था। तो मेरी जमीन को इन्होंने 15,000 स्क्वायर फीट कर दिया उसमें से, कि साहब ये सीलिंग में चली गई है। टोटल 33,000 है। जमीन को इन्होंने हमारा 15,000 स्क्वायर फीट पे ले आए थे। तो मुझको उस समय जो थे कलेक्टर थे, उसके पहले जो थे क्या नाम है, बड़बड़े जो थे, उनने कहा मैडम जमीन तो आपकी है, पहले मतलब आप तो जो है वो ले लो, उसके बाद हम बाद में करते रहेंगे। क्योंकि मालूम था कि जमीन पूरी हमारी नहीं, तो यदि जमीन हमारी 78 डेसिमल नहीं होती तो राजस्व विभाग कोर्ट जाता कि साहब इनकी जमीन इतनी नहीं है, ये आ चुकी है, और हम जीत चुके थे पूरा केस। ये करते करते फिर उन्होंने, बामरा साहब चले गए, मैंने सीमांकन के लिए काफी कोशिश करी, नहीं करा। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन में बहुत शिकायतें करी, बड़ी मुश्किल से, और कलेक्टर बदले, सब बदले, जब कौशन सिंह आए हैं ये, और मैंने बहुत शिकायतें करी हैं, तब जाके सीएम ऑफिस से शायद उनके ऊपर वो आया है, दबाव आया है। तो मेरी जमीन का जो था, जब नए सीएम आ चुके थे तब तक नहीं, उस समय नहीं आए थे, फिर उन्होंने जो था मेरे जमीन के लिए सीमांकन हुआ। लेकिन वो सीमांकन भी ऐसा करा गया कि उसमें गड़बड़ी थी पूरा, मतलब जाके एक खाना पूर्ति करके आ गए थे।
फिर मेरे को किसी ने बताया मैडम आपको टहला दिया गया है, सीमांकन नहीं हुआ है। फिर 23 से जब मैंने पूरा बहुत ज़्यादा, जब ये सरकार यादव जी आए और फिर मैंने शिकायतें करी, तब उस शिकायतों पे ध्यान देते हुए मेरे लिए सीमांकन का हुआ। मैंने कोर्ट में उनके बहुत उधम मचाया, क्या नाम है, कलेक्टर ऑफिस में जाके मैं रात को 10 बजे तक ऑफिस बंद नहीं होने दिया मैंने कलेक्टर का साहब का, और उनके खिलाफ बहुत मैंने करी। तब उसके बाद उन्होंने कोर्ट लगाई उस जमीन पर ही। उनको पूरे कागज, कौशेंद्र सिंह को पूरे मालूम है कि हाँ ये खसरे बदले गए हैं, खसरे गलत हैं। उन्होंने मेरे ऊपर, उन्होंने भी दबाव डाला कि मैडम अब ये लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, आप दूसरी जमीन ले लो। कल ये भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं क्या? तो नहीं, मैंने इसमें कहा इसमें साहब इसमें इसमें 2025 में आपके पक्ष में कोई फैसला भी आया है हाई कोर्ट से, नहीं, मार्च दो 2000? फिर नहीं, फिर इन्होंने क्या था, जब वो जो स्टे चल रहा था उसका जो गलत हमारे गलत उसके खसरे का, गलत खसरा गलत 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 पेश। खसरे का, तब मैं द्वारकाधीश बंसल जी से मिली, मैंने उनको समझाया कि साहब ये खसरे गलत है। उनकी जब ये चीज जानकारी में हाई आई, कोर्ट के मानी जस्टिस साहब, हाई कोर्ट के हाँ मानी जस्टिस जस्टिस। साहब, जब उनको ये चीज समझ में आया कि हाँ ये तो बहुत गड़बड़ है, इसमें वकील मिले हुए हैं, लोग मिले हैं, न्यायपालिका मिली है, फिर उन्होंने जो था मलिक थे वकील, उनको बुलाया, कोर्ट रोकी 40 मिनट। उनने उनको बोला कि तुमने 38 साल कोर्ट का टाइम बर्बाद करा है, अब इसकी सजा जो है मैं तुमको भी दूंगा, और तुम्हारा ये तो तुम तो केस हार तो रहे हो, लेकिन इसके साथ में तुम्हें सजा भी करूंगा, क्योंकि तुमने 36 साल हमारे कोर्ट में फालतू कागज इकट्ठे करवाए हैं और ये रिकॉर्ड हमारे करवाए हैं कोर्ट का। क्योंकि कोर्ट में ये हमारे न्याय प्रणाली में ये हमारे जजेस लोग कागज को नहीं देखते हैं अच्छे से, वो सीधा जाके स्टे दे देते हैं उनको। इसी चक्कर में हमारे बहुत सारे जो है पेंडिंग पड़े हैं, जजेस कम हैं और फर्जी कागज बहुत है, फर्जी केस बहुत है, जिसमें वकीलों ये पूरे जो मिले रहते हैं इस तरह के लोग, ये पूरे फर्जी केस करके हमारे कोर्ट को वो करा गया है। फिर जस्टिस, जब उनको जस्टिस मिला, फिर मैं वापस कलेक्टर साहब के पास गई। उस समय उन्होंने कहा साहब चुनाव आ गए हैं, ये आ गया है, तब बाहर टहलाया मुझको। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर मेरे को पैसों की वो करी गई, डिमांड करी गई। मैंने कहा पैसा तो मैं खर्च भिखारी को नहीं देने का जो आज है, कोई किसने तनख्वाह डिमांड की लेने आपसे? वाला। कौन पैसे मांग रहा था आपसे? ये साहब देखिए, वो तो ऊपर तो मांगे नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर के नाम से ये तहसीलदार मेरे पे दबाव बना रहे थे, और इस चक्कर में बहुत तहसीलदार इनके ट्रांसफर भी हुए हैं, लोगों के एसडीएम भी बदले गए और नायब तहसीलदार भी बदले गए, क्योंकि मैं बराबर उधम मचा रही थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी इसके। तो मैंने काफी रिकॉर्डिंग करी है और मैंने दी है, वहाँ कोर्ट में भी जमा करी है कि साहब ये देखिए इनकी रिकॉर्डिंग मेरे साथ क्या हो रहा है। जबलपुर में भी जमा है, भोपाल में भी जमा है कि साहब मेरे साथ क्या करा है। उसके बाद इन्होंने कहा कहीं से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब जमीन दे दो हमको, ये दे दो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जब मैंने नहीं करा तो मुझको धमकाया गया कि सब हम फंसा देंगे आपको। मैं कहा ठीक है। अब मैं इतना थक चुकी थी, परेशान, फिर इन्होंने मेरे खिलाफ 250 की कार्रवाई का आदेश दे दिया। जब वो क्या इजरा होता है चल उसको रहा है, दर्शकों, 250 क्या होता है दर्शकों को बताइएगा, मैं जानता हूं लेकिन मेरे दर्शकों को बताइए आप। देखिए 250 शायद ये होती है कि जब ये जो प्रकरण होते हैं उसकी जांच तहसीलदार और नायब तहसीलदार करते हैं, तो जितने वहाँ 70-75 लोग बसे हुए घर हैं, उनके कागजात मंगाए जाएंगे, उनकी जांच कराई जाएगी कि कागज सही है नहीं है। जब हाई कोर्ट ने और भोपाल की कोर्ट ने देख लिया कि कागज सही है, सब कुछ है, तो ये उन्होंने, जबकि मुझको मालूम था इजरा पे कोई 250 क्यों लगाऊंगी, तो मैं फंसना थोड़ी चाह रही थी उल्टा करके। जब मेरा इजरा है, आदेश है, मैं जीत चुकी हूँ, तो ये मेरे को मालूम था 250 करके तो मैं फंसाऊंगी इसके अंदर, बिना मेरे साइन के, बिना मेरी अनुमति के। ये इन्होंने रतिराम हिरवाल ने थाने में वो कर दी साहब 250 की धारा के अंतर इनकी जांच करी जाए। अब 250 की धारा लग गई, तो पूरे के पूरे जो भूमाफिया थे वो जबलपुर जाके स्टे लाना शुरू कर दिया कि साहब देखिए 250 लगी हुई है, जांच चल रही है, और ये हमारे ऊपर जो है तोड़ने के आदेश वो कर रहे हैं। तो इस तरह से करके अब जबलपुर से मेरे पास नोटिस आना शुरू हो गया कि साहब आप इस तारीख को कोर्ट में आइए। ये जबलपुर के न्यायाधीश भी नहीं देख रहे कि साहब ये स्टे काहे पे ले रहे हैं। जो हारे हुए लोग हैं भोपाल कोर्ट से, जिनको के हारे हुए जैन हैं, अहिरवाल हैं उसके अंदर, जो भोपाल कोर्ट हार चुके हैं, वो जबलपुर पहुंच के और वापस हमारे खिलाफ 250 के अंतर्गत स्टे लेकर आ रहे हैं। और जज साहब भी नहीं देख रहे हैं कि साहब ये जो जो आप स्टे दे रहे हो 67/1/1 पे दे रहे हो, 67/2 पे दे रहे हो, 2 पे वो स्टे लेकर आ रहे हैं।
जी जी। और अच्छा, उनको आपने जो कदम उठाया, स्याही फेंकने जैसा कदम आपको क्यों उठाना पड़ा? इसके पीछे आपका मकसद क्या था? क्या आप साहब देख चाहती थी? क्योंकि आपने इसको माना है कि हाँ मैंने जानबूझकर फेंकी, और आपके ऊपर एफआईआर भी करी गई है कि शासकीय कार्य में बाधा। तो क्या मंशा थी आपकी इसको लेकर? देखिए, ऐसा था, मैंने भोपाल कोर्ट में उन 75 लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी कागज ला के स्टे लिए हैं, फर्जी कागज ला के बिजली के बिल लिए हैं, नगर निगम ने कोई उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी है, जमीन दूसरे की बिना नक्शे के जमीन बनाए, मकान बनाए हैं। आज एक कमरा शरीफ आदमी बनाता है अपने प्लॉट पे, ये नगर निगम का अमला जाके तत्काल, बिल्डिंग परमिशन नहीं है, जाके तोड़ देता है उसको। तो ये भूमाफियाओं से मिलके उनको शय दे रहे हैं। मेरे खिलाफ भोपाल कोर्ट से भी पेपर आने शुरू हुए, साहब मैडम इस कोर्ट में तारीख हुई है, ये आपके खिलाफ आ रहे हैं कि साहब आप इनको परेशान कर रही हैं। और जब पुलिस तोड़ने जाती है, वहां पर पुलिस जाता है, प्रशासन जाता है, तो ये तहसीलदार वगैरह नए ये लोग गायब हो जाते हैं, पुलिस पिट के वहां से चली जाती है। और इन्होंने पुलिस के ऊपर, अब मैं बहुत थक गई, मेरे पास कोई चारा नहीं, कोर्ट मुझको 35 साल में राहत नहीं दे रही है। मैं हार चुकी थी कि मैं कहाँ तक चक्कर, इस 70 साल की उम्र में अभी तो भोपाल चक्कर लगा रही थी, अब मैं जबलपुर के चक्कर लगाना शुरू करूंगी, जबकि मेरे मेरे उसके पक्ष में निर्णय हो चुका है। बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे समझौते का। आपने इसलिए शायद ये शाई फेंकी कि आप फिर से कोर्ट के समक्ष मामला जाए तो इनको सबको कहीं, हाँ इनके हाँ, जो इनको उजागर कर सके, इनकी जो मंशा है उसको। मैं इनको उजागर करना चाह रही थी। और साहब ये इसकी जांच करी जाए कि ये एसडीएम और एसडीएम, तहसीलदार और इनके रहते हुए कितने प्रकरणों का निपटारा हुआ है, क्योंकि बिल्डर वहां आते हैं, जो बिल्डर के सताए हुए लोग वहां आ रहे हैं, उनको भी बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और ये लोग उनको भी टहला रहे हैं बराबर। ये बिल्डरों से भी पैसा खा रहे हैं, भूमाफिया से भी पैसा खा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कम से कम 300 लोग होंगे। 300 लोग यदि वह 5-5 हजार रुपए महीना देते हैं तो इनके पास कितना पैसा आ रहा होगा। 2 साल से इनके पास भयंकर पैसा आ रहा है, इसकी जानकारी मुझको बहुत अच्छे से है। आपके 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 अपने प्रकरण में इनकी डिमांड्स क्या थी, और कौन डिमांड आप में शायद जो वहां के नायब तहसीलदार हैं, जिनको जिनको आपने रतीराम अहिरवार, इनको लेकर ये कुछ आक्षेप आपके रहे? बहुत धीमी आवाज में इन्होंने अपनी गाड़ी में मुझसे बोला, मैडम पैसा खर्च करना पड़ता है, बिना पैसे काम नहीं होता है, और पैसा ही चलता है, और हमको ऊपर तक देखना पड़ता है, और जैसा हमारे ऊपर वाले अधिकारी आदेश देते हैं हम उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। जब मेरे को तब समझ में आया जब देवड़ा साहब फोन कर रहे हैं, यानी डिप्टी जब सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम देवड़ा। जी जी, कि इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश है, स्टे उस तब स्टे नहीं था उस समय स्टे 3 महीने खाली रहा है मेरा, दिसंबर से लेके मई जून तक मेरा स्टे नहीं था, और आदेश थे बराबर कोर्ट के। तब इन्होंने डिप्टी सीएम को नहीं सुना, जो राजस्व मंत्री थे अपने करण सिंह वर्मा जी, उनको नहीं सुना, उनके पीए को नहीं सुना, उनने बोला सब कार्रवाई करो। ये नगर निगम का अमला नहीं बुलाते थे, पुलिस नहीं बुलाते थे, मैं खुद जाके वहाँ पेपर देकर आती थी, मैं खुद जाके करती थी, मैं वहां से उनको अमले को सूचना देती थी, खुद जाके नोटिस देकर आती थी। तो इन्होंने मेरे को मानसिक रूप से बहुत परेशान करा था कि मैं थक के बैठ जाऊं, समझौता कर लूं या इनको पैसा दे दूं। तब मैंने निर्णय लिया कि जब मुझ जैसी महिलाओं के संग ये कर रहे हैं इतना, मैं तो ये उपासना जी यही सवाल करने वाला था कि आपके जो ससुर साहब डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, आपने जैसा मुझे बताया कि आपके परिवार में जुडिशियल सर्विस में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जजेस वहां रह चुके हैं। जज ही तो नहीं, चीफ जस्टिस, ऐसे में आप ये पूरा सिस्टम जो है, तंत्र, लोग तो आपको जानते हैं कि आप किसकी बहू हैं, क्या मामला नहीं, है। जस्टिस भी रहे हैं मेरे घर में, जबलपुर कोर्ट में ही रहे हैं जस्टिस मेरे घर में, जबलपुर का ये लोग भी जानते हैं, वहां के जजेस भी जानते हैं, जस्टिस भी जानते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी हमको न्याय मिलने में इतना टाइम लगा, तो मैं सोचती हूँ आम पब्लिक तो मर जाती होगी साहब, ये सोचते सोचते कैसे करेगी। तो न्याय प्रणाली को भी, जो रात को कोर्ट खोल के अपराधियों को, भूमाफियाओं को, क्रिमिनल्स को, और जो रिश्वत उनको रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और आतंकवादियों को जमानत मिलती है, साहब मैं तो इतने बड़े वकील नहीं कर सकती हूँ, तो कहीं तो विटामिन एम की ताकत चल रही है ना, मेरी एक बहुत महिला की ताकत कितना कब जवाब दे जाएगी साहब। बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा, विटामिन एम की आपने अपने अपने प्रकरण में, जैसे आपने भी स्याही फेंकी, ये जो इससे सुर्खियों में आई, आप इसके पहले भी आपने कभी, मुझे जो ध्यान है कि कभी आपने जब यहाँ जजेस का कुछ एक बड़ी जो देश भर तभी के मैंने जज वहां जुटे तो प्रदर्शन करा था। आपने कभी शंख बजाया, आपने नहीं एक आध बार कहीं अदालत में पटाखा फोड़ने जैसा भी किया, आप ताकि मैंने उसको अदालत मसले में को। भी करा, क्योंकि मेरे उस समय रिकॉर्ड बदल दिए गए थे, रिकॉर्ड छुपा दिए जाते थे। आज भी मेरे पास वीडियो है, कलेक्ट्रेट में मेरे जो कोर्ट के आदेश जाते हैं उसको ताले में बंद कर दिया जाता है कि साहब आए नहीं है, आए नहीं है, आए नहीं है। ये मैं खुलवाती हूँ, ये मेरे पास, मैंने अब तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है कि साहब जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं होंगे कोई मुझको मानेगा नहीं।
कल भी जो आपका घटनाक्रम हुआ उसमें भी आपने शायद एक हाथ से स्याही फेंकी, एक हाथ से वीडियो बनाया, ऐसा कुछ हुआ था हाँ, शायद। हाँ मैंने इसीलिए बनाया, नहीं तो साहब ये लोग मुझको फंसा देते कि अपशब्द बोल रही हैं, क्योंकि इन्होंने धमकी दी थी मुझको कि मैं जाति सूचक शब्द में आपको फंसा दूंगा। इसीलिए मैं बराबर चेती हुई थी कि मैं कहीं से वो ना कर जाऊं। और मैं जज के सामने जाना चाहती हूँ, वैसे मैं जज साहब से बोल नहीं पा रही थी, इन्होंने मुझको क्रिमिनल बना दिया। एक वैसी महिला को इतने 70 साल में मुझको क्रिमिनल का काम करना पड़ा। वो फूलन देवी ने भी इतने लोगों को मारा था, उसको न्याय मिल जाती तो उतने लोगों को मारती नहीं। ये मजबूर आपके कर रहे हैं आपके हमारी। घर आपके घर परिवार में कौन है और अभी स्थिति क्या है? आपको क्या कठिनाइयों का साहब सामना करना साहब पड़ा है? हमारे आर्थिक हमारे तौर पर भी हमारे संकट आप बता रही थी कुछ? हमारे जो वकील थे पहले, मनोज मनोज जैन, मैं उनका नाम ले रही हूँ साहब। ये वकील लोग क्या होते हैं साहब, दोनों जगह मिल जाते हैं। अब तो मेरे को बहुत अच्छे वकील मिले हैं और बहुत अच्छे लोग मिले हैं, जजेस मिले हैं। ये वकील लोग मिलके दोनों तरफ मिलते हैं, चीजें बदल देते हैं, कागज बदल देते हैं, उनको बल्कि सलाह देते हैं कि तुम कैसे बचो। क्योंकि मैं तो एक आदमी फीस दूंगी, कितनी दूंगी, वहां से उनको 175 लोगों से पैसा मिलता है, और वो तो उनके पास मुफ्त का है, चोरी का है। वो तो बहुत अच्छे से खर्च करेंगे साहब, क्योंकि उनको तो पूरा मुफ्त का मिला हुआ है। आज यदि मैं लड़ नहीं रही होती इतना, तो ये जमीन मेरी मैंने छोड़ दी होती, तो ये जमीन मेरी भूमाफियाओं के पास चली जाती। वो यही थोड़े 10 साल बाद वक्फ बोर्ड के पास होती कि साहब हमको तो हमारे दादा और परदादाओं से मिली हुई है। अब मुझको बिल्कुल। ये समझ में अभी आता है। अभी अभी आप बीते बीते 2 दिनों में जब से आपने ये किया, स्याही जो फेंकी है, मामला तो दर्ज हो गया है। इस बीच में जी 48 घंटों में कुछ हुआ है? किसी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किसी ने आपसे नहीं, कांटेक्ट किया है? कुछ हो नहीं पाए कि अभी तो आपको हम राहत देते? नहीं, अभी तो नहीं करा है। अभी तो उन्होंने नहीं करा है मुझको। हाँ मेरे पास उनको लगा कि आज मोदी जी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी के सामने प्रदर्शन कर दूं। और वो गलत भी नहीं था, देखिए पुलिस की कार्रवाई भी सही थी अपनी जगह। आज आपको जब मोदी जी भोपाल में थे तो आपको एक नजरबंद तरीके से नहीं रखा गया, नहीं आपके यहाँ नहीं नहीं, बैरिकेडिंग कर दी उसका गई थी। उसका उसका रात से इंतजाम हो गया था, बैरिकेड लग गए थे मेरे घर के पास में। पुलिस मेरे घर के नीचे थी, और जब मैं जा रही थी तो मेरे को दतिया जाना था। उन्होंने कहा मैडम मत जाइए, नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं मैं मोदी जी के कार्यक्रम में कुछ उधम मचा दूं। खैर वो पुलिस वाले भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि देखिए रह देखे तो सब पुलिस के ऊपर ही आता है ना। कुछ भी होता है तो पुलिस के ऊपर आता है। मैं पुलिस को परेशान करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं मेरा काम है सहयोग देना। वो मेरे को मेरे को सहयोग कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, तो मैं उनको ठीक। परेशानी में डालना नहीं चाह रही थी। इसलिए मैंने कोई विरोध भी नहीं करा, मैं घर में रही, मैंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। वो मेरे को ठीक। इज्जत से ले गए, ले आए घर पे। तो मैं पुलिस के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उनकी कार्रवाई अपनी जगह सही थी, और वो सही कर रहे थे, क्योंकि उनको मेरे से के मैं कुछ उधम मचाती तो उनके ऊपर ही पूरी आ जाती। ठीक। उपासना जी, फाइनली आप क्या चाहती हैं? अब आपकी मंशा क्या है? आपकी मैं, सरकार से मैं क्या अपील है? अफसरों से क्या अपील है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी हैं कि जो जमीनों से जुड़े मामले हैं, इसमें जो मालिक है उसको दिक्कत नहीं आएगी, कोई बिचौलिए नहीं होंगे, साहब कोई ये आपको परेशान, सुनिए ना, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। पूरी व्यवस्थाओं को हमने कंप्यूटरीकृत कर दिया है, सारा कुछ बिल्कुल, आपको ना कहीं रिश्वत देनी पड़ेगी। तो आप इन सब के बीच में इस पर टिप्पणी, और चाहती क्या है फाइनली, आप बताइएगा। देखिए मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये हुआ कि मेरा सीमांकन जो नहीं हो रहा था, वो प्रॉपर मेरा सीमांकन हुआ। कैंप लगे, जब मैंने बहुत शिकायतें करी, मैंने सीएम हेल्पलाइन में बहुत शिकायतें करी हैं। मेरा सीमांकन टाइम पे हुआ, लेकिन सीमांकन के बाद में जब नगर ये तोड़ने जाते हैं तो मेरे को कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, लेकिन तहसीलदार साहब का कहना यही है, तहसीलदार अहिरवार का कहना यही है साहब मेरे को तो ऊपर से आदेश है और सब जगह बढ़ता है। अब वो साहब कलेक्टर साहब को फंसा रहे हैं, एसडीएम को फंसा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि सत्यता क्या है। तो यहाँ तो भीख देने का मना कर दिया है मोहन यादव साहब ने। तो साहब ये तो रिश्वत में कोई सवाल ही नहीं देने का साहब। या तो भीख देने पे नहीं, सजा मिल रही है, तो मैं नहीं, रिश्वत क्यों आपकी दूंगी आपकी साहब। आपकी आपकी मंशा है कि आपकी जमीन आपको कब्जा दिला दिया जाए, आपके हाँ हवाले हो मेरा जाए, वहां मेरा जो भी अतिक्रमण मेरा ये करता है है, कि जो गलत तरीके से फंसे उनको हटाया जाए, यही आपकी मांग है। मेरा मेरा निवेदन ये जजों से भी है जबलपुर के साहब खसरे चेक करिए, आप सही दे रहे हैं, स्टे नहीं दे रहे हैं। आपकी कोर्ट में ही जो झूठे केस आ रहे हैं, आपके ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है, जजेस कम है, और हमको जो सही लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये झूठे वकील लोग झूठे और झूठे मुकदमे आ रहे हैं। उससे न्याय प्रणाली को के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। तो जो झूठे केस कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, सख्त कार्रवाई करी जाए झूठे प्रकरण लाने वालों पर, और मेरे खसरों को चेक करा जाए, मुझको न्याय दिया जाए। मेरी जमीन खाली करके, जो कि मेरी जैसी स्थिति में थी, जो कि कोर्ट ने स्टे दिया था, ये जो कोर्ट का स्टे नहीं माना, इन्होंने कोर्ट की अवमानना करी है, उनको सजा दी जाए।
और बल्कि जब मेरे को ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जो मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है, अब वो मानसिक और शारीरिक तो मुझको वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आर्थिक रूप से तोड़ा है उसका हर्जाना भी जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे वसूला जाए और मेरी जमीन को तोड़वा के, है ना, उनके खर्चे पे तोड़वाया जाए जिन्होंने इनको सहयोग दिया है, और उनसे वसूल करके मेरी जमीन मुझको वापस करी जाए। मैंने एक कदम बहुत परेशान होकर उठाया है, मानसिक रूप से मैं टूट रही थी बुरी तरह से, और मैं इसलिए चाहती हूँ कि किसी और के साथ ना हो। मैं तो चाहती हूँ लोग मेरे पास आए, मैं नंबर अपना व्हाट्सएप करना चाहती हूँ कि इसे जो प्रकरण है इसको लेकर लोग आए, मैं अब इसके लिए काम करूंगी। मैंने सोच रखा है कि इन भूमाफियों के और ये राजस्व विभाग के विरोध अब मैं अपना कदम उठाऊंगी। मेरी जमीन मुझको वापस मिलना चाहिए। जज साहब न्याय करें, जज साहब पूरे कागज पढ़ें, उसके बाद इनको स्टे। ठीक है उपासना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इसमें आपको जो सहयोग आगे भी चाहिए हम देते रहेंगे। हम खबरों के माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास, जनता तक पहुंचाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपको बधाई इसलिए भी देंगे कि आप इस उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में, भू माफियाओं से भी लड़ रही हैं और भ्रष्ट तंत्र से भी लड़ रही हैं। और हम कहते हैं, वैसे तो है ही कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमारा यही आपको शुभकामना होगी कि आप इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतें। जो आपने अनेक प्लेटफॉर्म जो न्याय के हम सफलताएं पाई हैं, लेकिन पूर्ण और अंतिम सफलता भी आपको मिले, यही हमारी आपको शुभकामनाएं होंगी। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप लोगों का भी, साहब ऐसे ही सहयोग बना रहे, आप लोगों का साथ रहे, आप लोग ऐसी सूचनाएं उनको तंत्र को पहुंचाते हैं कि साहब आपके इस विभाग में क्या हो रहा है। मैं आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि मेरी आवाज को आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी आपकी आवाज। ये थी भोपाल की उपासना जौहरी, 70 वर्षीय ये महिला है, एक बहादुर महिला जो लोहा ले रही हैं और ऐसे भ्रष्ट तंत्र से लड़ रही हैं। और उन्होंने जो बता दिया कि स्याही क्यों फेंकी, और उनकी केवल यही एक लड़ाई है कि उनको न्याय मिले, उनका हक मिले। और ये मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट जज की बहू है। यदि डीजे की बहू के साथ इस तरीके की स्थिति है, तो कल्पना कर लीजिए जो वो कह रही है कि आम आदमी का क्या होता होगा। मित्रों, आपने पूरी ये व्यथा कथा सुन ली उपासना जी की। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।